हेलो एवरीवन, तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। जैसे आपको पता है कि सिंपल पेपर WBCS सीरीज लेके आया है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री हो चुका है और भी क्वेश्चंस के आएंगे। पार्ट 1 पॉलिटी का क्वेश्चन भी दे दिया है, पोस्ट कर चुके हैं, अपलोड हो चुका है। और पॉलिटी क्वेश्चन पार्ट 2 हम कराने जा रहे हैं। इसी तरह साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देन ज्योग्राफी, देन मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये सारा कुछ जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और देखिए बहुत जल्दी आपके संग स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप संग में जब पढ़ रहे हो और पढ़ाई के साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो पहली बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जाके उस अगर आपने सेशन को नहीं देखा है तो जाके देखिए उसको एक बार, ठीक है। और जितना हो सके इसको शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। तो 41 क्वेश्चन है, लॉ एंड ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन द, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किस लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में। तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो होता है कानून और ऑर्डर बनाना, ये हमारी स्टेट लिस्ट में है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। और ये शेड्यूल जो 7 होता है उसमें ये सारे लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेता है और कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों लेते हैं। लेकिन अगर कोई कानून पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा तब वहां पे स्टेट इंटरफेरेंस नहीं करती। सेकेंड क्वेश्चन 42 नंबर, द चेयरमैन ऑफ राजसभा, राजसभा के चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आप सबको पता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 43, ग्रांट्स इन एड आर प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल, ग्रांट्स इन एड जो है वो प्रोवाइडेड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, किस आर्टिकल के अंदर ये ग्रांट इन एड दिया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 275 एंड 285। बाकी ये जो तीनों आर्टिकल दिए हुए हैं ये ए बी सी में, उनको भी आप जाके देखिए कि उनमें क्या क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द पंचायत राज सिस्टम ऑफ इंडिया, पंचायत राज सिस्टम जो है भारत का वो क्या है? 3 टियर सिस्टम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 45, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज, सबसे पहला नागरिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कौन होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, याद रखिए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो सबसे पहले नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है और जो पीएम है उनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 46 है। Which article of the Constitution of India gives a working definition of the Indian state? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो एक वर्किंग डेफिनेशन बताता है कि इंडियन स्टेट है क्या? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पे हम एक आपको एक्सप्लेनेशन एक अच्छे से वीडियो में सिंपल पेपर के थ्रू बना के दिया जाएगा ताकि आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाए कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में क्या बोला गया है। बाकी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो सिंपल पेपर में किया हुआ है, आप देख सकते हो, नोट्स भी अवेलेबल है, तो प्लीज उसको जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म? कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कि एबॉलिश करता है, जो बोलता है कि एबॉलिश होना चाहिए, खत्म होना चाहिए अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत? तो वो है आपका आर्टिकल 17। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। बट आर्टिकल 12, 15 और 16 में क्या है प्लीज उसको जाके पढ़िए क्योंकि बाकी ऑप्शन भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, Which article of the Constitution of India guarantees to all citizens the freedom of speech and expression? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो फ्रीडम देता है सिटीजन को स्पीच एंड एक्सप्रेशन का? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 19। नेक्स्ट है 49, Which article of the Constitution of India states that subject to certain limitation every religious denomination shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose? कौन सा ऐसा आर्टिकल है या अनुच्छेद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो सब्जेक्ट एक सर्टेन लिमिटेशन देता है या सारे रिलीजियस को, मतलब कि आप मेंटेन कर सकते हो अपने रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, अपने रिलीजियस को एस्टैब्लिश कर सकते हो? कौन सा ऐसा आर्टिकल है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 26। लेकिन 24, 25 और 27 में क्या है उसको भी आप जाके देखिए और हो सके तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, Which article of the Constitution of India states that no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund? कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो स्टेट बताता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा एंड किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए जो आप स्टेट फंड उसको देगा? तो यहाँ पे है आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 28। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, Which article of the Constitution of India state that no citizens shall be denied admission to any education institution maintained by the state on receiving aid out of state fund on ground only of religion, race, caste, language or any of them? मतलब कौन सा ऐसा अनुच्छेद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जहाँ पे किसी भी सिटीजन को आप उसके रिलीजन, रेस या कास्ट के द्वारा उसको नहीं हटा सकते? कौन से इस आर्टिकल में बोला गया है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52,
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिजायर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जिसने डिजायर किया कि विलेज पंचायत होना चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसबी में आता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके पार्ट 1 से एक दो रिपीट भी हुए, तो ये अच्छी चीज है कि आपकी रिवीजन हो जाएगी। आप देख रहे हो कि कितनी बार एक एक क्वेश्चन को बहुत बार पूछा भी गया, सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आप डब्ल्यूबीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और एक बार जरूर कोई भी एग्जाम तो आपको प्रीवियस ईयर पता होना चाहिए, एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, which article of the Constitution of India deal with securing for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India? कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो डील करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, हर जगह एकता होनी चाहिए, एक जैसे होने चाहिए? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 44, ये भी आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड एटॉमिक एनर्जी Amendment Bill 2015 to facilitate the fast track setting up a new nuclear project in the country. The bill seeks to amend. मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एटॉमिक एनर्जी बिल को 2015 में ताकि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को फटाफट सेटअप किया जाए कंट्री में। तो ये बिल अमेंड कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए एटॉमिक एनर्जी 1962। Next question 55. Union Cabinet provide clearance for which bill on the 9 December 2015? 9 December 2015 को यूनियन कैबिनेट ने कौन से बिल के लिए क्लियरेंस किया था? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. What is the number of member in the Public Account Committee of the लोक सभा? पब्लिक अकाउंट कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जो कैग जो होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जब वो कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उस रिपोर्ट को वो प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को देती है और पार्लियामेंट फिर उस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी को देती है। ये कमेटी एक साल के लिए बनती है, फिर से एक साल के नया इलेक्शन होता है। इस कमेटी में कोई मिनिस्टर मेंबर नहीं बनते और इस कमेटी के टोटल मेंबर होते हैं 22, जिसमें से 15 मेंबर आपके लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर आपके राज्यसभा के होते हैं। तो इसमें पूछा है लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, तो होते हैं 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द कॉन्फ्रेंस लिस्ट फॉर पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन। बहुत सारे सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस लिस्ट में किस पर्पस? देखिए यहाँ पे एक्चुअल में तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में नहीं बोलूंगी, यहाँ पे 47 को इग्नोर कीजिएगा, आप जाके जरूर देखिए कॉन्फ्रेंस लिस्ट में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट अभी हैं। Next है क्वेश्चन नंबर 58. The Constitution of India is neither purely federal nor purely unitary, but it is a combination of both. हमारा जो भारत का संविधान है वो ना ही पूरा का पूरा फेडरल है और ना ही यूनिटरी है, बट वो फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपने डी बासु ने। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी डी बासु। देखिए ऐसे क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि भारत में जब इमरजेंसी लागू होती है तो उस समय हम यूनिटरी हो जाते हैं, सारा का सारा पावर आपके प्रेसिडेंट के पास आ जाता है। और अभी जैसे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वार नहीं है, तो ये फेडरल कंडीशन है, स्टेट का भी अपने पास पावर है और सेंटर का भी अपने पास पावर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप? कौन सा ऐसा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है सिटीजनशिप से, नागरिकता से? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर बी पार्ट 2, पर जाके जरूर देखिए पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, एनी मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ। देखिए मैंने बार बार बोला है कि मनी बिल जो है ये आर्टिकल 110 में आता है, पहले याद रखिएगा। और मनी बिल पार्लियामेंट में तब तक नहीं हो सकता जब तक वहां पे कंसर्न ना हो। तो किसका कंसर्न ना हो? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में बी सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे तो मनी बिल पास लोकसभा के पास ही पावर होता है, राज्यसभा के पास कोई ऐसा पावर है नहीं। अगर लोकसभा ने मनी बिल को पास कर दिया तो वो पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की भी जरूरत नहीं होती, जबकि मनी बिल को छोड़ के अगर आप कोई और बिल करते हो ऑर्डिनरी बिल तो वहां पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। लेकिन प्रेसिडेंट का यहाँ पे कंसर्न होना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट कंसर्न नहीं होगा तो कोई बिल पास नहीं होगी, चाहे वो मनी बिल ही क्यों ना हो। लेकिन प्रेसिडेंट कभी मनी बिल को नहीं रोकता, क्योंकि मनी बिल लोकसभा से पास की जाती है और लोकसभा रूलिंग गवर्नमेंट की होती है और जो प्रेसिडेंट होता है आपको पता है कि वो भी रूलिंग गवर्नमेंट का ही है या हो सकता है, ऐसा कुछ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 61 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द नेम एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो डिफाइन करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में ए आर्टिकल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में 62, द मिनिमम एज फॉर बीइंग एलिजिबल टू वोट इन द इंडियन इलेक्शन वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 इयर्स टू 18 ईयर इन द डिकेड ऑफ। मिनिमम एज जो था एक इंडियन इलेक्शन का 21 साल बोला गया था कि 21 साल होने पे ही आप इलेक्शन में जा सकते हो वोट देने, लेकिन अब 18 ईयर्स हो गया कि जैसे आप 18 साल के होते हो तो अब आप 18 साल के होने के बाद भी आप वोट दे सकते हो। तो ये कब बोला गया था? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी 1980s। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63, द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड। अपर हाउस जो स्टेट लेजिस्लेचर का होता है उसे क्या कहते हैं? विधान परिषद। देख लीजिए जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होते हैं, उस तरह स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा एंड विधान परिषद होते हैं। तो विधानसभा जो होता है वो लोकसभा की तरह काम करता है स्टेट लेजिस्लेशन में, और विधान परिषद जो होता है वो राज्यसभा की काम करता है एज अ स्टेट लेजिस्लेशन में, ठीक है। लेकिन सारे जगह पे या सारे स्टेट में विधान परिषद नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कितने ऐसे स्टेट है जहां पे विधानसभा और विधान परिषद है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है।
द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भैया राज्यसभा का चेयरमैन कौन है, तो ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब हटाते हैं तो वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी को यूज करते हैं। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है ये आप जाके देखिए, वैसे मेजोरिटी पे बहुत जल्दी ही सीरीज मतलब ये वीडियो आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 65 है। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंजॉय द रैंक ऑफ, जो लीडर होते हैं ना ऑपोजिशन के लोकसभा में, वो कौन सा रैंक एंजॉय करते होते हैं? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में ए सेंट्रल मिनिस्टर। जैसे अभी आपके लीडर जो है लोकसभा में कौन है, वो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट होते हैं उन्हीं के उन मतलब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन द लोकसभा एंजॉय द रैंक ऑफ अ सेंट्रल मिनिस्टर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि क्वेश्चन में 66 है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ राज्यसभा मेंबर, देखिए राज्यसभा के अंदर जो मेंबर होते हैं उनका टर्म कितना होता है, वो 6 इयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर सी 6 ईयर। एक चीज याद रखिएगा, राज्यसभा एक ऐसी बॉडी है जो कि डिसॉल्व नहीं होती, वो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन राज्यसभा के अंदर जो मेंबर होते हैं उनका एक टर्म पीरियड होता है, उनका एक टाइम पीरियड होता है जो कि खत्म होता है, जो आपका है करेक्ट 6 ईयर। लोकसभा का अगर बात किए तो 5 ईयर्स। लोकसभा डिसॉल्व होता है, इससे लोकसभा परमानेंट बॉडी नहीं है, हर 5 साल में इलेक्शन करवाई जाती है। जैसे ही बहुत बार बोला जाता है कि हमारे जो पीएम होते हैं उनका टर्म, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में कहीं पे भी पीएम का टर्म डिफाइन नहीं है कि पीएम को कितने साल तक जैसे पीएम बनेंगे, 5 साल 10 साल ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि लोकसभा 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसलिए फिर हर 5 साल में आपका इलेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा जो होता है वो एक परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं हो सकते। राज्यसभा के अंदर जो मेंबर है उनका एक टाइम पीरियड होता है जो कि होता है 6 ईयर, जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। द सिस्टम ऑफ इंडिया डेमोक्रेसीज, भारत का जो सिस्टम है जो इंडिया डेमोक्रेसी का वो है क्या? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर बी मल्टी पार्टी एंड पार्लियामेंट्री नेचर। देखिए हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री नेचर और मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री नेचर हमने ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट्री का मतलब होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर हमारे पीएम के पास है, इसलिए उनको डी फैक्टो पावर बोलते हैं, रियल पावर बोलते हैं। और पीएम मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री उनके पास सबसे ज्यादा पावर होता है, इसलिए वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। और जो प्रेसिडेंट है वो उनके पास हेड ऑफ द स्टेट है। तो जैसे यूएसए में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है तो वहां पे प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो पीएम है उन्हीं के पास सबसे ज्यादा पावर होता है, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री हमने फॉर्म लिया है, ठीक है। इससे पार्लियामेंट्री को कैबिनेट मिनिस्टर भी बोला जाता है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोला जाता है, और रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर भी बोला जाता है। रेस्पॉन्सिबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे जिनको हम लोग चुनते हैं वो डायरेक्टली लोकसभा में जाते हैं, और जो कैबिनेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए भी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि एक लोकसभा के लिए उनका एक रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ना तो मैंने आपको क्वेश्चन में बहुत सारा नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, जिससे आपका जो आसपास जो भी अगर डाउट है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए ये एमसीक्यूज सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ, आपको और भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 में। ए बिल ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर बिकम एन एक्ट व्हेन, एक बिल जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर का वो एक्ट कब बनता है? सिंपल बात है, स्टेट में अगर कोई भी बिल को कानून बनाना है तो उसपे एक गवर्नर का सिग्नेचर चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी द गवर्नर ऑफ द स्टेट साइन। लेकिन अगर सेंटर में अगर बिल को एक्ट बनाना है तो वहां पे प्रेसिडेंट का साइन चाहिए, राष्ट्रपति का साइन चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। पंचायत सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड द, पंचायत सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और म्युनिसिपैलिटी हुई थी 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी तीनों में क्या है वो भी जाके जरूर देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। एजुकेशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड, शिक्षा जो होता है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन में? तो देखिए वो कॉन्करेंट लिस्ट में, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि स्टेट और यूनियन दोनों ही पार्ट ले सकते हैं, दोनों ही एजुकेशन पे कुछ पॉलिसी नीति ला सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। द एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका जो एज होता है रिटायरमेंट का वो होता है 65 ईयर्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 65 ईयर्स। अगर यहीं पे हम लोग हाई कोर्ट का होता तो वहां पे होते 62 ईयर्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 72। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, क्योंकि बोला द प्रेसिडेंट प्रिसाइड ओवर कैबिनेट मीटिंग, कभी नहीं होता, प्रेसिडेंट की जगह पीएम होगा, पीएम प्रिसाइड करता है कैबिनेट मीटिंग को। सेकंड है द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। प्रेसिडेंट जो होता है थर्ड है कि इलेक्ट होता है फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ये भी बहुत सही है। डी है द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के द्वारा ही रिमूव किया जाता है, और जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में स्टार्ट किया जा सकता है, मतलब या तो लोकसभा भी स्टार्ट कर सकते हैं या तो राज्यसभा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 73 है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में क्या है? द काउंसिल ऑफ स्टेट, देखिए जो काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा के रिलेटेड बोला गया। तो नंबर ए हैज नो पावर ओवर मनी बिल,
ये बिल्कुल सही है, मनी बिल से रिलेटेड कोई पावर राज्यसभा के पास नहीं होता। नंबर बी, हैज पावर ओवर मनी, नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखिए इनकरेक्ट पूछा है, गलत पूछा है। तो राज्यसभा के पास कोई भी पावर मनी बिल से रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि जो लोकसभा होते हैं उन्हीं के पास पावर होता है मनी बिल से रिलेटेड। और मनी बिल को पास करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरत नहीं होती, और प्रेसिडेंट कभी भी मनी बिल को मतलब रोकता नहीं है, वो उसको पास करता ही है। एक बार अगर लोकसभा ने मनी बिल को पास कर दिया तो वो पास हो जाएगा। और आर्टिकल 110 110 आर्टिकल जो होता है वो रिलेटेड होता है मनी बिल से। तो मनी बिल पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, उसको अच्छे से पढ़िए, जो मैं आपको बता रही हूँ उसे भी जाके ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा इसमें से है जो इंक्लूडेड नहीं है फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप बताइए इसमें क्या आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन, वैसे तो आंसर दिया हुआ, लेकिन फिर भी जाके जरूर इसको चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, इंडियन पॉलिटी इज, इंडियन पॉलिटी है क्या, फेडरल इन नेचर है, यूनिटरी इन नेचर, सेमी फेडरल नेचर, क्या है। तो यहाँ पे देखिए नन ऑफ द अबव, क्योंकि इंडियन पॉलिटी जो है, जो भारत की संविधान है, वो फेडरल, यूनिटरी, सेमी सब सारे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडियन पॉलिटी यूनिटरी है या इंडियन पॉलिटी फेडरल है, ऐसा नहीं है। हम कॉम्बिनेशन है, जब जैसा होता है वैसे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज अ, प्लानिंग कमीशन जो इंडिया का है वो कौन सी बॉडी है। ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पे लिखा है स्टैट्यूटरी बॉडी, और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और सब्सिडी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, याद रखिए दो तरह की बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टैट्यूटरी होती है और एग्जीक्यूटिव। प्लानिंग कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, यहाँ पे गलत है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ स्टेट लेजिस्लेचर टू पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो अलाउ करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को पास करते हैं। क्या पास करते हो, ऑब्वियसली स्टेट का बजट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बजट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट जो होता है भारत का उसको इलेक्ट कौन करता है। द क्वेश्चन मतलब राइट आंसर नंबर बी, मेंबर होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं उसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों आता है, लेकिन जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वही इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं, और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना लोकसभा के, राज्यसभा के, वही आते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आते इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होता है बोलने का अधिकार हर एक इंसान को है, फंडामेंटल राइट्स है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, एग्रीकल्चर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्रीकल्चर जो होता है वो कहाँ पे है, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। एग्रीकल्चर के ऊपर स्टेट भी डिसीजन ले सकती है और आपका यूनियन भी ले सकता है। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन खत्म होते हैं। पार्ट 1 में मैंने 40 क्वेश्चन करवाया पॉलिटी का, ये आपके लिए और 40 क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन होंगे लास्ट 10 to 15 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स से ज्यादा है ऑलमोस्ट, आप समझ सकते हो 10 to 15 ईयर्स का क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आप इसको करके जाते हो तो प्रीवियस ईयर में आपको कुछ नहीं सोचना। अगर आप प्रीवियस ईयर आप संग संग रिवाइज कर रहे हो, सिर्फ आपको 15 to हार्डली 20 मिनट्स लगेगा रिवाइज करने में। रिवाइज करने के बाद आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो प्लीज चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि आपका शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है। थैंक यू, जय हिंद।